दोस्तों, आज हम फिर से जो है अपने टॉपिक पे आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस में डिस्कशन किया था। टोटल 8 टाइप की परमिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो परमिट है वो हार्डवेयर की। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले लोग हैं, हमें कभी ना कभी जो है हार्डवर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जो नंबर्स आप हमारे पास आइटम्स रहते हैं काम करने के लिए, तो उनमें हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। ग्राइंडिंग, चिपिंग, मिलिंग, उसके बाद वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, इसके लिए। तो अब हम ये बात करेंगे, जब हम हार्डवेयर परमिट लेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे वहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हार्डवेयर परमिट लेंगे तो हार्डवेयर परमिट जो है बहुत ही सेंसिटिव परमिट है। तो इसमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, हजार्ड्स मतलब क्या क्या खतरा होता है, और उस खतरा को दूर करने के लिए हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब भी आप हार्डवेयर परमिट लेंगे तो उसमें जो खतरा रहेगा फायर का रहेगा। आपके वेल्डिंग करते समय, कटिंग करते समय, ग्राइंडिंग करते समय कहीं पर आग लगने की संभावना हो सकती है। और वो संभावना कैसे हो सकती है कि मान के चलो आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो और वेल्डिंग करते समय जो है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ सामने आ गया, रुई आ गई, कॉटन आ गया, वुड आ गया, उसके साथ आपका जो है कि डीजल है, पेट्रोल है, अगर कंटिन्यूअस उसके टच में आएगा तो आग लग सकती है। तो उसके लिए हमें जो है फायर एक्सपोजर सबसे बड़ा जो है हमारा हजार्ड है, उसको ध्यान में रखना है। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक भी है। अब इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे लग सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हो, अगर वहाँ पर कहीं पर जो है कि वायर में कट है, वायर में किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो वहाँ से आपको लग सकता है अगर वायर कवर नहीं है तो। वेल्डिंग मशीन यूज कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि वेल्डिंग का काम जो है दूर पर होता है, मशीन दूर रहती है, तो वेल्डिंग मशीन में आप देखोगे लंबा काम रहता है। यहाँ पे हमारा पावर केबल रहेगा, यहाँ से पावर आएगा, यहाँ वेल्डिंग मशीन रहेगी और वेल्डर यहाँ पे काम करेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है लंबा हो गया। इसमें अगर कहीं पर भी यहाँ पर मान लीजिए केबल कटी हुई है, यहाँ केबल कट गई, यहाँ केबल कट गई, कहीं भी अगर केबल कटी है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और अगर मान के चलिए केबल सही है और काम कर रहे हैं, काम करते समय ये जो केबल है ये फ्रिक्शन होकर के कट सकती है। जब भी हम हॉटवर्क में कहीं पे फैब्रिकेशन का काम करते हैं या कहीं बड़े जगह पे काम करते हैं तो वहाँ हमें ये ध्यान देना है। वहाँ पे हो सकता है फ्रिक्शन होकर के केबल कट सकती है, तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना न हो वो देखना। फ्यूम, अब फ्यूम हमारा कैसे जनरेट होता है, जब वेल्डिंग करते हैं, जब भी वेल्डर वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग करते समय वहाँ पर बहुत सारा जो है कि फ्यूम जनरेट होता है वेल्डिंग रॉड, इलेक्ट्रोड का। तो उससे क्या है कि अपने को दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा देर तक हम देखेंगे तो हमारी आंखों में भी दिक्कत हो सकती है और फ्यूम होता है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना जरूरी है। फिर क्या, गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर का क्या सीन है भाई, गैस सिलेंडर से क्या खतरा है हमको। तो गैस सिलेंडर अगर हम यूज कर रहे हैं और गैस सिलेंडर अगर लीकेज है तो एक्सप्लोजर हो सकता है, आग लग सकती है। तो वहाँ पे गैस सिलेंडर का भी खतरा है, उसका रेगुलेटर सही होना चाहिए। तो आगे हम बताएंगे इनमें क्या क्या हमको प्रिकॉशन करना है। ये हमारे हजार्ड्स हो गए, आग लग सकती है, शॉक लग सकता है, फ्यूम है, फ्यूम में आंखों में जलन होती है और गैस सिलेंडर फटने का खतरा हो सकता है। प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है हमारा पीपीज। पीपीज का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमको जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, पीपीज जब हम हॉट वर्क करने जाए तो हमारे पास हेलमेट होना चाहिए, गूगल्स होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए और ग्लव्स होना चाहिए, अप्रॉन होना चाहिए। इसके बाद अगर हम वेल्डर्स हैं तो वेल्डर के लिए जो है अलग गूगल आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। और अगर हम जो है ग्राइंडिंग करने जा रहे हैं तो आप फेस शील्ड यूज करेंगे। फेस शील्ड, फेस शील्ड चश्मे से गूगल से थोड़ी सी बड़ी होती है, यहाँ तक पूरा ढका रहेगा उसमें आपका, जिससे आपको चिंगारी लगने की संभावना नहीं रहेगी। तो कटिंग में और ग्राइंडिंग में फेस शील्ड यूज होता है। और जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के समय जो है कि उसकी अलग फेस शील्ड आती है, ब्लैक कलर का उसमें कांच लगा रहता है, वो यूज करना है। फायर प्रोटेक्शन, अब फायर प्रोटेक्शन मतलब फायर प्रोटेक्शन इस वाले से रिलेटेड है। फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है हमें, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। फायर सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम काम करने जा रहे हैं तो वहां पर कौन सी आग लगने की संभावना है, उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और हमें फायर एक्सटिंग्विशर चलाने भी आना चाहिए, सिर्फ होने से नहीं चलेगा। आग लग गई तो कौन बुझाएगा उसको, तो हमें चलाने भी आना चाहिए। फिर है आपका वेंटिलेशन। अब देखिए मैं आपको कोरिलेट करते जा रहा हूँ, जो हजार्ड है उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। ये जो फ्यूम है, फ्यूम के लिए
आपका वेंटिलेशन रहेगा तो क्या होगा, आपका फ्यूल जो है बाहर हवा में निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्लीन एरिया क्लीन करना क्यों जरूरी है? जब भी हम हॉट वर्क करने जाएंगे तो उसकी जो है कि स्पार्क नीचे गिरेगी, स्पार्क नीचे गिरने से आग न लग जाए, उसके लिए एरिया क्लीन करना है। एक स्टैंडर्ड पैमाना कितना एरिया क्लीन करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अगल बगल क्लीन करेंगे तो नहीं चलेगा। जो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्रीज में जो बोला जाता है वो है 10 मीटर। 10 मीटर। अब 10 मीटर का एरिया क्लीन करना है तो कहां से कहां तक का 10 मीटर होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं 10 मीटर का रेडियस। यहां अगर वेल्डिंग हो रहा है तो ये, अगर हमारा वेल्डिंग यहां हो रहा है तो यहां से 10 मीटर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा यहां बना देता हूं देखने के लिए। अगर वेल्डिंग यहां हो रही है, अगर यहां वेल्डिंग हो रही है तो यहां से 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, चारों तरफ का 10 मीटर। जहां भी वेल्डिंग होगी, कटिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, उससे चारों तरफ 10 मीटर के एरिया को क्लीन करना कंपलसरी है। अब हम कई बार सोचते होंगे 10 मीटर एरिया क्यों क्लीन करना है, तो बहुत बड़ा एरिया होता है हमारा, स्पार्क 2 से 3 किलोमीटर में ही, 2 से 3 मीटर में ही गिरेगा। तो 3 मीटर में गिरने के बाद आपका स्पार्क फैल भी तो सकता है, जब स्प्रेड्स होगा तो बहुत तेजी से आग लगेगी। उसको बचाने के लिए हमको 10 मीटर के एरिया को क्लीन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ बेसिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, और जो हजार्ड से वो मैंने बता दिए। अब इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी अगर आप काम करो तो इस बात का ध्यान देना कि हॉट वर्क परमिट कभी भी जो है लेने वाला जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है और देने वाला जो भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट या एरिया हेड, एफएफ हेड है, इसके अलावा हॉट वर्क परमिट कभी भी हायर अथॉरिटी के बिना अप्रूवल के काम नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है अपने से कोई भी त्रुटियां वहां छूट गई हो तो हायर अथॉरिटी आकर के उसको क्रॉस चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो सब दूर हुई कि नहीं हुई, उसके बाद ही हॉट वर्क का काम शुरू होगा। दूसरी चीज, जब भी हॉट वर्क का काम हमारा शुरू होगा तो गैस सिलेंडर जो रहेगा, गैस सिलेंडर में रेगुलेटर जो है स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल के लिए बता दूं कि ईसा कंपनी का अच्छा होता है रेगुलेटर, जो मैक्सिमम जो है गैस सिलेंडर में यूज करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है कि अब इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने के बचाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है, ग्राइंडिंग हो, वेल्डिंग हो, वो सारा हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर जो है वायर कवर होना चाहिए, कहीं से किसी तरीके का जो है कट नहीं लगा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो भी वेल्डर है उसका जो जूता रहेगा, शूज रहेगा, और शॉक प्रूफ शूज रहेगा, मतलब उसको शॉक नहीं लगना चाहिए क्योंकि वेल्डर परमानेंट इसके कंटेंट में रहता है, तो उसके लिए ये विशेष ध्यान देना है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब भी हॉट वर्क होता है तो हॉट वर्क परमिट जब भी लेते हैं तो वहां पर एक स्टैंड बाय पर्सन होना चाहिए, उसको फायर वॉचर बोलते हैं, जो ये मॉनिटरिंग करेगा कि वहां पर आग लग रही है या नहीं लग रही है, तो उसको ध्यान देगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो काम करते समय वेल्डर और उसकी टीम दोनों काम में बिजी रहते हैं, तो अगर मान के चलिए कि एक वेल्डर ने यहाँ पर जो है यहाँ पे काम किया और उसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ जाके काम करने लगा, अब वेल्डर तो यहाँ काम कर रहा है तो काम करते समय उसका ध्यान यहाँ है, लेकिन अगर पिछले वाले जगह पे आग लग गई तो उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए जो है कि एक फायर वॉचर होता है जो पूरे एरिया को मॉनिटरिंग करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आपका हॉट वर्क कंप्लीट होता है तो हॉट वर्क होने के बाद एक स्टैंडर्ड जो टाइम है, स्टैंडर्ड मिनिमम टाइम 30 मिनट का है, 30 मिनट वहां पर फायर वॉचर का होना कंपलसरी है। हालांकि जो अच्छी इंडस्ट्रीज है वहां पे 2 घंटे का लेते हैं, लेकिन जो है मिनिमम 30 मिनट तो कंपलसरी है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर आग लगनी होगी तो फायर शुरू हो जाती है। अगर आधे घंटे तक नहीं होता आपका सब कुछ अच्छा है तो आप एरिया छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप 2 घंटे का टाइम ले सकते हैं। हॉट वर्क होने के बाद 2 घंटे एरिया को निरीक्षण करिए। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी हॉट वर्क कर रहा है या जिसके एरिया में हॉट वर्क हो रहा है, ये सारी चीजें ध्यान देने के लिए तो आप देखिए। अगर कुछ आपको उसमें भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको फिर से उस पर रिप्लाई करूंगा। अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो हाइट वर्क परमिट के ऊपर रहेगा। अभी ये हमारी पूरी सीरीज जो चलेगी कम से कम 10 दिन का परमिट टू वर्क सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि कहीं भी हम जब जा रहे हैं काम करने तो काम करने से पहले हमको रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। जब तक हमको रेगुलेशन रूल्स मालूम नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे काम करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है,
उसके बाद फिर हम काम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।